नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर मुगल कालीन शासक अथवा इसको हम बोल सकते हैं औरंगजेब के बाद के मुगल शासक। तो इनसे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो देखो, औरंगजेब जो कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, इसकी डेथ हुई थी 3 मार्च 1707 में। ध्यान रखना, 3 मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, मुगल इतिहास में सर्वप्रथम सत्ता संघर्ष में किस शहजादे की हत्या हुई थी। तो देखो, मुगल इतिहास बोल रहा है, मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1526 में। तो 1526 से लेकर के मुगलों के अंत तक जो सत्ता संघर्ष, मतलब बीच बीच में जो सत्ता के लिए संघर्ष होता था, तो उसमें सर्वप्रथम किस शहजादे की हत्या हुई थी। तो देखो, अगर हम प्रथम विद्रोही शहजादे के रूप में बात करें तो वो है जहांगीर सलीम, जिसने अपने पिता अकबर के टाइम पर विद्रोह किया था। उसके बेटों ने भी विद्रोह किया था, खुसरो हो गया, जो खुर्रम था उसने भी विद्रोह किया था। लेकिन पहली बार किसी शहजादे की हत्या, तो किस शहजादे की हत्या हुई थी, तो खुसरो। खुसरो कौन था, तो ये था जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था खुसरो। इसकी हत्या हुई थी सन 1622 में। किसने की थी, इसके छोटे भाई खुर्रम ने। खुर्रम जो कि आगे चल करके शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना। तो प्रथम शहजादा जिसका उत्तराधिकार के युद्ध में हत्या हुआ था वो था खुसरो। 1622 में इसको हत्या कर दी गई थी। देखो, जो खुसरो था ना, ये कैद में था, इसके पिता ने ही इसको कैद कर दिया था और इसकी आंखें निकलवा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी खुसरो जो है काफ़ी लोकप्रिय था। तो जो खुर्रम है शाहजहां, उसको डर था कि कहीं ये बादशाह न बन जाए, तो इसीलिए इसने 1622 में कैद में ही खुसरो की हत्या कर दी थी। इसके बाद फिर आगे चल करके औरंगजेब, उसने अपने कई सारे भाइयों की हत्या की थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन पहला शहजादा खुसरो था जिसकी हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय अर्थात 1722 में मुगल साम्राज्य 21 सूबों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पश्चात अगला मुगल बादशाह कौन हुआ। तो औरंगजेब जो कि 6वें नंबर का मुगल बादशाह था। सबसे पहला बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब 6वें नंबर में था। तो 7वां मुगल बादशाह औरंगजेब के पश्चात कौन था, तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम यहाँ नीचे मैंने लिखा है, तो ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम ने अपना राज्याभिषेक किस स्थान पर करवाया। तो देखो, जो बहादुर शाह प्रथम है ना, अपने पिता औरंगजेब की मृत्यु के समय दिल्ली में नहीं था, ये पश्चिमोत्तर भारत में था, पंजाब में था। इसको जो है उस तरफ पश्चिमोत्तर भारत की सूबेदारी मिली हुई थी, तो ये वहाँ था। तो जैसे ही इसके पिता की डेथ होती है तो लाहौर के निकट शाहदौला नामक पुल पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का समर्थन किया था। तो ये थे 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो है बहादुर शाह प्रथम इसका समर्थन किया था और बादशाह बनने में सहायता भी की थी। अगला क्वेश्चन है, जाजाऊ के युद्ध में बहादुर शाह ने किसे परास्त किया था। जाजाऊ का युद्ध, तो ये जो जाजाऊ है ना, ये लगभग आगरा के निकट ही है, आगरा से कुछ दूरी पर है जाजाऊ। तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाई, उसका नाम याद रखेंगे, आजम शाह, इसका भाई था आजम शाह, उसको परास्त किया था और आजम शाह जो है मारा जाता है। देखो, औरंगजेब ने जैसे अपने भाइयों की हत्या की ना, वैसे ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ जाता है और वे एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हैं। तो बहादुर शाह ने अपने शेष भाइयों की हत्या करवा दी थी। तो जाजाऊ के युद्ध में आजम शाह ये हार जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अधिक आयु में मुगल सिंहासन पर बैठने वाला बादशाह कौन था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह प्रथम यही था, मतलब 7वें नंबर का मुगल बादशाह। इसकी आयु ना 63 वर्ष थी। देखो, जो औरंगजेब था वो खुद जो है ना बहुत मतलब अधिक आयु में, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र का था। उसका जो जन्म हुआ था 1618 में इसका जन्म हुआ था और डेथ हुई 1707 में, मतलब ये लगभग 89
83 साल का था। तो इसका जो बेटा है वो 63 साल का था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो 63 साल की उम्र में सबसे अधिक आयु में बादशाह बनने वाला बादशाह था बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपनी अकर्मण्यता के कारण शाह ए बेखबर की उपाधि प्राप्त थी? तो ये जो उपाधि है ना, इसको जनता ने दे रखी थी। कौन था ये? बहादुर शाह प्रथम। अकर्मण्य था, मतलब किसी चीज़ की इसको परवाह नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के समय कौन सा विदेशी प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो 1711 में डच प्रतिनिधि मंडल ये जो है मुगल दरबार में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी मुगल बादशाह सुन्नी मुसलमान थे, एकमात्र वह मुगल बादशाह कौन था जो शिया मत का अनुयायी था? देखो, जो मुसलमान होते हैं उनमें भी दो मत होता है, एक सुन्नी होता है, एक शिया होता है। तो जो अधिकतर क्या, सभी मुगल बादशाह, केवल एक को छोड़कर सभी मुगल बादशाह सुन्नी मत के अनुयायी थे। केवल एक था जो कि शिया मत को मानने वाला था, वो था बहादुर शाह प्रथम। बाकी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब सुन्नी मुसलमान थे। केवल बहादुर शाह प्रथम वो शिया मत का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख गुरु को अपनी सहायता करने के बदले मनसब प्रदान किया था? तो देखो, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह प्रथम की सहायता की थी। तो इससे प्रसन्न होकर के बहादुर शाह प्रथम ने सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को मनसब प्रदान किया था। 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के समय किस मराठा सरदार को मुगल कैद से मुक्त किया गया था? तुम 1 मिनट में इसको ना डाटा ऑफ कर देता हूँ, फ्लाइट मोड में रख लेते हैं इसको। हाँ, तो देखते हैं, बहादुर शाह प्रथम के समय किस मराठा सरदार को मुगल कैद से मुक्त किया गया? तो ये था शाहू जी महाराज। तो इसको जो है बहादुर शाह के टाइम पर मुक्त किया गया। देखो, कई सारे पुस्तकों में आपको जो है बहादुर शाह के स्थान पर आजम शाह का नाम मिलेगा कि आजम शाह ने शाहू जी महाराज को मुक्त किया था। देखिए, क्या था कि जो आजम शाह है उसने दिल्ली में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था और बहादुर शाह प्रथम ने लाहौर में। तो हो सकता है आजम शाह ने शाहू जी को मुक्त करने का आदेश वगैरह दिया होगा, बाद में फिर बहादुर शाह ने मुक्त किया होगा। तो दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो देखो, ये एक तरह से उपाधि थी किसी मुगल बादशाह की जो कि जनता ने दे रखा था। तो किसकी उपाधि थी? लंपट मूर्ख की। तो ये जहांदर शाह, मुगल साम्राज्य का 8वां बादशाह जहांदर शाह, जो कि 1712 में बादशाह बना था। मात्र 1 वर्ष ये बादशाह रहा, 1712 से 1713 तक। बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? देखो, सैयद बंधु ये कौन थे? तो इनको नृप निर्माता, किंग मेकर कहा जाता था। बहुत सारे शासकों को इन्होंने बनाया बिगाड़ा। तो सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर। 1713 में ये जो है जहांदर शाह को युद्ध में परास्त कर देता है, उसको मरवा देता है और सैयद बंधुओं की सहायता से खुद बादशाह बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखसियर ने बादशाह बनने के पश्चात सैयद बंधुओं को कौन से पद प्रदान किए? तो जब फर्रुखसियर बादशाह बन जाता है तो अपने सहायता करने वालों को भी खुश करने के लिए बड़े बड़े पद देता है। तो सैयद बंधु ये 2 भाई थे, एक था अब्दुल्ला खान, दूसरा था हुसैन अली। तो पहले वाले भाई अब्दुल्ला खान, इसको बना दिया वजीर, दूसरे हुसैन अली को बना दिया मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब सेनापति और वजीर मतलब प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्रुखसियर ने किस सिख नेता की हत्या करवा दी थी? तो देखो, जो बहादुर शाह प्रथम था उसने गुरु गोविंद सिंह जी से मित्रता की थी, मनसब वगैरह प्रदान किए थे और उस समय से ना मुगल और सिखों के बीच संबंध सुधर रहा था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद फिर चीज़ें फिर से बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो फर्रुखसियर के समय में सिख नेता बंदा बहादुर, नाम याद रखेंगे, बंदा बहादुर, इनकी हत्या करवा दी गई थी। इनको जो है हिंदू धर्म त्यागने मतलब मुस्लिम धर्म अपनाने को बोला जाता है, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं करते हैं, इसी से इनको जो है मार दिया जाता है।
माफ़ी चाहूँगा, गले में थोड़ी खराश है। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखसियर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले किस स्थान पर कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया? तो ये बंगाल। देखो, बंगाल में अंग्रेज पहुंच चुके थे और वो जो है फर्रुखसियर से समझौता करते हैं और इस समझौते के तहत 3000 वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है अंग्रेजों को। मतलब कि 3000 रुपये दो और पूरे बंगाल में बिना टैक्स दिए, बिना कर दिए व्यापार करो, ऐसा अधिकार फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था। ये कब हुआ था? 1717 में। अगला क्वेश्चन है, मुगल इतिहास में किसी अमीर द्वारा मुगल बादशाह की हत्या का प्रथम उदाहरण कब देखने को मिलता है? तो ये 1719 में हुआ था। कब? 1719 में। फर्रुखसियर की हत्या की थी किन्होंने? सैयद बंधुओं ने। इससे पहले भी मुगल बादशाह की हत्या हुई थी, किसकी? जहांदर शाह की, लेकिन वहां पर फर्रुखसियर का हाथ था। लेकिन अब की बार फर्रुखसियर की हत्या अब्दुल्ला बंधुओं ने अपने विवेक से किया, न कि किसी के आदेश से। खुद उन्होंने अपने हिसाब से किया, फर्रुखसियर को हटा दिया और उसके बाद रफ़ी उद दर्जात उसको मुगल बादशाह बना दिया। तो किसी अमीर द्वारा मुगल बादशाह की हत्या का प्रथम उदाहरण तो 1719 में फर्रुखसियर की हत्या। अगर किसी मुगल बादशाह की हत्या ऐसे पूछा जाए तो जहांदर शाह था, लेकिन किसी अमीर द्वारा, उसमें आपको फर्रुखसियर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किसे नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं सैयद बंधुओं को, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की उपाधि रंगीला थी? तो मोहम्मद शाह, जो कि 1719 में मुगल बादशाह बना था, तो इसको जो है रंगीला कहा जाता था। बड़ा रंगीन मिजाज का था, बताया जाता है। दारू वारू का इसको बहुत शौक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजिया कर अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह के समय समाप्त किया गया? तो जजिया कर, जिसको कि अकबर ने 1564 में समाप्त किया था, उसके बाद फिर से औरंगजेब ने लगा दिया था। इसके बाद इसको अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हटाया गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विघटन किस बादशाह के समय हुआ? तो मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विघटन ना इसी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर हुआ था। इस समय बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मतलब दक्कन वाला क्षेत्र, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र मराठे वो स्वतंत्र कर लेते हैं। इसके अलावा कई सारे जो राजपूत राज्य हैं वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं। उत्तर में भी कई सारे, जैसे कि रुहेलखंड हो गया, ये सब भी स्वतंत्र हो जाते हैं। जाट राज्य वो भी काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर सर्वाधिक विघटित हुआ मुगल साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का दमन किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो सैयद बंधुओं का दमन ना मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर हुआ था। देखो, जो मोहम्मद शाह रंगीला है ये खुद सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बना था, लेकिन धीरे धीरे इसको समझने में आने लगता है कि ये लोग तो मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं, तो वो जो है दोनों को मरवा देता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय किस मराठा पेशवा द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था? तो ये अपने बाजीराव प्रथम थे, जिन्होंने 1737 में केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए कि मराठे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, दिल्ली पर अटैक किया गया था। और इसमें ना जो मोहम्मद शाह रंगीला था ये तो दिल्ली तक छोड़ने को तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय किस विदेशी आक्रमणकारी ने दिल्ली पर आक्रमण कर भयंकर लूटपाट की थी? तो नादिर शाह। याद रखना, नादिर शाह, जिसने 1739 में आक्रमण किया, भयंकर तरीके से लूटपाट मचाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का दूसरा नाम रोशन अख्तर भी था? तो यही मोहम्मद शाह रंगीला, इसी का दूसरा नाम रोशन अख्तर भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की उपाधि शाहजहां द्वितीय की थी? तो देखो, शाहजहां एक तो वो था जिसने ताजमहल बनवाया, इसके अलावा आगे भी कुछ शासकों द्वारा शाहजहां की उपाधि धारण की गई थी। तो ये कौन था जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो वो था रफ़ी उद दौला। याद रखेंगे, रफ़ी उद दौला, इसका बस नाम आप लोगों को याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जब फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है सैयद बंधुओं के द्वारा, तो उसके बाद रफ़ी उद दर्जात को बादशाह बनाया जाता है। कुछ समय बाद रफ़ी उद दर्जात की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर रफ़ी उद दौला,
ये सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बनता है, बादशाह बनता है और शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करता है। इसकी भी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला वो बादशाह बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की हत्या कर लाश यमुना नदी में फेंक दिया गया था? तो देखो, मुगल बादशाह मतलब कि एक समय था जब मुगलों की पूरी भारत में तूती बोलती थी। अब उसी मुगल बादशाह की हत्या कर उसके लाश को यमुना नदी में फेंक दिया जाने लगा। तो किस मुगल बादशाह के डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंका गया था? ये है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जिसका शासनकाल था 1754 से 1759। तो 1759 में इसकी हत्या कर दी जाती है और इसकी जो डेड बॉडी है उसको सीधे यमुना नदी में फेंक दिया जाता है। कोई अंतिम संस्कार कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। हालांकि इस युद्ध में मुगलों का कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी मुगल बादशाह कौन था ध्यान में रखना। तो आलमगीर द्वितीय यही था इस समय मुगल बादशाह। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह कौन था जो 12 वर्षों तक निर्वासित रहा, तत्पश्चात मराठों की सहायता से मुगल तख्त पर पुनः बैठा? तो ये था शाह आलम। शाह आलम जो वैसे तो 1759 में बादशाह बन गया था, लेकिन ये दिल्ली के तख्त पर बैठता है 1772 में। ये इस बीच इलाहाबाद में रहा क्योंकि दिल्ली में इसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में 1772 के आसपास में मराठा पेशवा माधवराव की सहायता से ये दिल्ली के तख्त पर फिर से बैठता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम ने किसके साथ बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। एक तरफ थे अंग्रेजों की सेना, दूसरे तरफ थे तीन शासक कौन कौन थे? एक तो था मुगल बादशाह शाह आलम, दूसरा था बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो ये तीनों जो है ना अंग्रेजों से हार जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो ये तीन लोग मिलकर के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर अधिकार हो गया? तो शाह आलम के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ 1803 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो 1806 में शाह आलम की डेथ हो जाती है। अब मैंने बताया कि 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, 1806 में शाह आलम की मृत्यु। तो 1806 में जो भी बादशाह बनेगा वो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में बनेगा। तो 1806 में अकबर द्वितीय ये बादशाह बना था। तो ये अंग्रेजों के नियंत्रण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जो जफर उपनाम से शेरो शायरी किया करता था, ये था बहादुर शाह द्वितीय भी इसको बोल सकते हैं। इसकी उपाधि जफर थी, तो बहादुर शाह जफर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि 1837 में मुगल बादशाह बना था और 1858 तक मुगल बादशाह रहा। ये अंतिम मुगल बादशाह था। तो शेरो शायरी का इसको बड़ा शौक था। इसका उपनाम क्या था? जफर, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह कौन था जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? तो यही था बहादुर शाह जफर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। मतलब इसने अपनी इच्छा से भाग नहीं लिया। जो विद्रोही सैनिक थे वो इसके पास आते हैं, हमारा नेतृत्व करो। इस समय इसकी आयु 80 वर्ष की थी। तो उस समय ये क्या लड़ने भिड़ने जाता। वैसे भी जो मुगल थे कई वर्षों से कोई युद्ध नहीं कुछ नहीं, तो उनका जो सारा प्रैक्टिस है वो भी छूटा हुआ था। तो इसको जो है नेतृत्व करने को बोला गया था, तो इसने नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यही बहादुर शाह जफर। 1858 में इसको गद्दी से हटा दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो रंगून, ये जो है ना आज का जो बर्मा है ना उसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून। पहले आज म्यांमार बोला जाता है, उसको पहले बर्मा बोला जाता था, उसकी राजधानी होती थी रंगून। तो 1858 में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, वहीं इसकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा किस स्थान से बंदी बनाया गया था? तो दिल्ली में
हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, तो वहीं छुपे हुए थे बहादुर शाह जफर अपने बेटों के साथ। तो वहीं से जो है ब्रिटिश इनको कैद कर लेते हैं और कुछ समय तक तो हुमायूं के मकबरे में ही नज़रबंद करके रखा गया था। बाद में फिर इनको रंगून भेज दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि हुमायूं के मकबरे से तो गिरफ्तार किया गया और कुछ समय वहाँ पर नज़रबंद करके भी रखा गया था हुमायूं के मकबरे में। बाद में फिर रंगून शिफ्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये अकबर द्वितीय के टाइम पर, अकबर द्वितीय जो कि प्रथम मुगल बादशाह था, जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में बादशाह बना था, तो उसी के समय अकबर द्वितीय के समय मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय द्वारा अपना राजदूत बनाकर किसे ब्रिटेन की महारानी के पास भेजा गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो अकबर द्वितीय ने बंगाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम मोहन राय, राम मोहन राय, तो उसको इन्होंने राजा की उपाधि दी। तो उनका नाम क्या हुआ? राजा राम मोहन राय। तो उनको दिल्ली अपना दूत बना करके ब्रिटेन भेजा गया था, ब्रिटेन की महारानी के पास। तो यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो कि एक समाज सुधारक थे, उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय मराठों को मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया? तो ये अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला का उत्तराधिकारी था, तो उसी के समय मराठों को मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। 1752 में जो दिल्ली का वजीर था सफदर जंग, वो मराठों से संधि कर लेता है कि हमारी रक्षा करो, हम तुमको 50 लाख रुपए देंगे और पंजाब, सिंध, उत्तर भारत से चौथ भी वसूल करने का अधिकार देंगे। तो ध्यान रखना 1752 में अहमद शाह। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु अंग्रेजों की कैद में हुई थी? तो देखो ये कौन था? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिसको अंग्रेजों द्वारा कैद करके रंगून भेज दिया गया था। तो 1858 में कैद किया गया था और 1862 में रंगून में ही अंग्रेजों की कैद में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम ने कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? देखो जो शाह आलम था उसने अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध में लड़ाई की थी, मतलब कि एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ ये लोग थे। तो इसमें जो है शाह आलम और उसकी पार्टी की हार होती है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत जो मुगल हैं, मतलब कि जो शाह आलम है, वो कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देता है। ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वह प्रांत कौन सा था जो सबसे पहले मुगलों की अधीनता से स्वतंत्र हुआ और उतनी ही शीघ्रता से अंग्रेजों के अधीन हुआ? तो ये बंगाल था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था जो कि सबसे पहले मुगलों की कैद से मुक्त हुआ। हालांकि इससे पहले भी कई सारे छोटे छोटे स्थान मुगलों के अधीनता से मुक्त हो गए थे, लेकिन कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वह प्रथम प्रांत कौन था जो सबसे पहले मुगलों के अधीनता से मुक्त हुआ और सबसे पहले अंग्रेजों के अधीन चला गया, तो आंसर आपको लगाना है बंगाल, क्योंकि बंगाल पर ही अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार किया और मुगलों का सबसे बड़ा प्रांत जो सबसे पहले अलग हुआ वो बंगाल ही था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिसे ताकत नहीं है, ये ना तख्त होना चाहिए, हाँ तख्त होना चाहिए, तख्त मतलब राजगद्दी। तो वह प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिसे तख्त से हटाकर कैद कर लिया गया था? तो देखो ये कौन था? तो शाहजहां। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने तख्त से हटाकर, हालांकि तख्त उस समय दिल्ली में था और जो शाहजहां था वो थोड़ा सा हवा पानी बदलने के हिसाब से वो आगरा गया हुआ था, तो वहीं पर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और खुद बादशाह बन गया। तो ऐसा कभी क्वेश्चन करे तो शाहजहां को कैद कर लिया गया था तख्त से हटा करके औरंगजेब के द्वारा। और उसके बाद ना जो अहमद शाह है, जो मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा अहमद शाह, तो उसको भी जो है ना तख्त से हटा दिया गया था, उसको अंधा कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर याद रखेंगे बहादुर शाह जफर, इसको भी तख्त से हटा करके कैद कर लिया गया था। तो 3 शासक जिनको कैद किया गया था, एक शाहजहां, एक अहमद शाह और एक बहादुर शाह जफर। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इजारा प्रथा क्या थी? इजारा प्रथा, तो देखो ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, पूछा था इसलिए मैंने इसको लिया। इजारा प्रथा, इजारा प्रथा क्या था? तो ये जो है ना, जो क्या कहते हैं, जो इजारा है एक प्रकार से एक जागीर हुआ करती थी इजारा। तो इसमें क्या होता था कि जो किसी को मान के चलो जागीर दिया गया है, कोई किसी जागीरदार को, मतलब किसी को वेतन के बदले कोई जागीर दे दिया, किसी से खुश होकर कोई जागीर दे दिया गया, तो इजारा प्रथा के तहत क्या होता था, उस जागीर को नीलाम कर दिया जाता था। अगर कोई पैसा वगैरह नहीं पटा पा रहा है या कुछ हो गया तो उसकी जागीर को नीलाम कर दिया जाता था। यही प्रथा जो है इजारा प्रथा कहलाती थी, जागीरों को नीलाम करना। तो औरंगजेब के बाद इजारा प्रथा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में जागीरों को नीलाम किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? मिर्जा गालिब, जो भी शेर व शायरी पसंद करता है उनको मिर्जा गालिब का नाम जरूर पता होगा। तो जो मिर्जा गालिब है ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे, और मिर्जा गालिब के संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को देखा था। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का जो प्रथम आक्रमण था ये हुआ था 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद शाह रंगीला के पुत्र अहमद शाह, जो अगला बादशाह हुआ, उसने अहमद शाह अब्दाली की सेना को परास्त भी किया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर पहला आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर, ये ना कायर होना है, कार्य नहीं, सॉरी, हाँ, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 50वां क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर, ये कायर है, तो किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था? तो फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बना था, इसको घृणित कायर कहा जाता था। आखिरी क्वेश्चन है, मुगल काल में वतन किसे कहा जाता था? वतन, वतन ये भी जो है एक प्रकार से जागीर टाइप की हुआ करती थी, जो आनुवांशिक जागीरदार होते थे, मतलब कि ऐसे भूस्वामी जो आनुवांशिक होते थे, जिनको राज्य की तरफ से कोई ज़मीन दे दिया गया है और उनको बोल दिया गया है कि यहाँ तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे का अधिकार होगा, तो वो आनुवांशिक जागीर या जमींदार होते थे। तो उनको जो है कभी कभी उन्हीं के क्षेत्र में या उनके आसपास के क्षेत्र में कोई भूमि वगैरह कुछ दे दिया जाता था, तो उसी को क्या कहते थे? वतन कहते थे। मतलब जो एक तरह से जो पैतृक जागीर होती थी ना, उसको वतन कहा जाता था। तो कई सारे इस टाइप से भी जागीर दिया जाता था, और बाकी जो है ना टेम्पररी भी होता था। अगर आप काम कर रहे हो तब तक आपको वो जागीर मिली हुई होगी, बाद में काम खत्म तो आपको जागीर वापस ले ली जाएगी, इस टाइप से। तो जो पैतृक जागीर होते थे, जिस पर जागीरदार या फिर जमींदार उसका आनुवांशिक अधिकार होता था, उसमें जो समय समय पर कुछ दिया जाता था तो वही वतन कहलाता था। तो ध्यान रखेंगे, इसको मैंने आखिर में जोड़ा है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।